Hello students, a very warm welcome to this Safal 2.0 batch for CUET in on your very own CUET वाला channel and together we are studying the concept of legal studies. तो legal studies में जैसे हमने last class में शुरू किया था concept of criminal law, जिसमें हमने क्या क्या जाना था, क्राइम होता क्या है, स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या है, जिसमें हमने 4 स्टेजेस के बारे में जाना था. उसके बाद फिर हमने एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के बारे में जाना था कि 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं. जब तक वो कंप्लीट नहीं होंगे किसी एक पर्टिकुलर एक्ट में, तब तक हम किसी व्यक्ति को उसको पनिश नहीं कर सकते. फिर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस के बारे में. एंड इन टुडेज क्लास, इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम, वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ. लेट अस क्विकली हैव अ लुक एट द टॉपिक्स. जस्ट अ सेकेंड, let me get the marker quickly. ओके, सो जल्दी से देख लेते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या किया था. लास्ट क्लास में हमने बात की थी क्राइम क्या होता है. क्राइम क्या होता है? इट इज एन एक्ट विच इज पनिशेबल बाय लॉ, विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, उसको हम क्राइम कहते हैं. अच्छा, इसी में मैंने आपसे लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था. उस क्वेश्चन का आंसर आई हैव बीन वेटिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स. उसका रिस्पॉन्स ये है, या उसका आंसर ये है. क्वेश्चन था एक्चुअली कि जब कोई व्यक्ति डूब रहा हो आपके सामने और आपने उस डूबते हुए व्यक्ति को अगर नहीं बचाया, तो क्या आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है? क्या उसके लिए आपको जेल में भेजा जा सकता है, या आप पे कोई फाइन लगाया जा सकता है, या आपको फांसी की सजा दी जा सकती है क्योंकि अल्टीमेटली आपकी वजह से किसी की डेथ हो गई? नहीं, क्योंकि ये एक मॉरल रॉन्ग है. ये एक ड्यूटी है जो आप पे सोसाइटी के द्वारा लगाई गई है. उसमें आप पर कोई भी, वहां पर ना तो आपकी बुरी इंटेंशन है, ना ही आपका गिल्टी माइंड है, ना ही आपका गिल्टी एक्ट है. क्योंकि हमने एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में ये पढ़ा था कि जब भी हमें किसी व्यक्ति को किसी एक ऑफेंस के लिए कमिट करना, पनिश करना है, तो हमें 2 चीजें देखनी है. पहली चीज क्या देखनी है कि क्या उसका गिल्टी माइंड एग्जिस्ट करता है, यानी कि मेंस रिया. दूसरी चीज एक्टस रिया, क्या जो उसने एक्ट किया है इट इज फॉरबिडन बाय लॉ. अब अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स को सिचुएशन पे अप्लाई करें, तो अगर कोई व्यक्ति किसी सामने डूबते हुए व्यक्ति को नहीं बचा रहा है, ना तो वहां पे उसका गिल्टी माइंड है, ना उसका गिल्टी एक्ट है, तो हम उसको कैसे सजा दे सकते हैं? दैट पर्सन विल नॉट बी पनिश्ड. और उस तरह के एक्ट को हम ऑफेंस नहीं कहेंगे, हम उसे सिर्फ मॉरल रॉन्ग की कैटेगरी में डाल के उसको वहीं पे छोड़ देंगे और उसको पनिशमेंट से एग्जेम्पशन दे देंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्राइम समझा था. स्टेजेस ऑफ क्राइम में भी हमने 4 स्टेजेस पढ़ी थी. क्या क्या थी वो स्टेजेस? सबसे पहले आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा, अरे इसने तो मुझे ये नुकसान किया था, इसकी वजह से तो मुझे प्रॉपर्टी में नुकसान हो गया, इसकी वजह से तो मेरी रेपुटेशन खराब हो गई थी, तो मैं भी इससे बदला लूंगा. तो सबसे पहली चीज, क्राइम की शुरुआत कहां से होती है? यहां से, दिमाग से. आपके दिमाग में, आपके मन में सबसे पहले एक बुरी इंटेंशन बनती है. तो इंटेंशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कमिशन ऑफ अ क्राइम. उसके बाद उसको, इंटेंशन को फ्रूटिफाई करने के लिए आप प्रिपरेशन करते हो, आप हथियार इकट्ठा करते हो, आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हो, आप जो विक्टिम है जिसके अगेंस्ट आप ऑफेंस कमिट करने वाले हो उसके बारे में डिटेल्स इकट्ठी करते हो. तो ये हो गई आपकी सेकेंड स्टेज, प्रेपरेशन. प्रेपरेशन के बाद हम आते तीसरी स्टेज पे, जो थी अटेम्प्ट. जब आपकी पूरी तैयारी हो गई है, आपको पता है कि आपको कब आपका एक्ट कंप्लीट करना है, कब वो व्यक्ति आपको अकेला मिलेगा, कब बेस्ट सिनेरियो है आपका ऑफेंस कमिट करने का, ये सब तैयारी करने के बाद आप करते हो अटेम्प्ट. ठीक है, तो अटेम्प्ट जब कंप्लीट हो जाता है और दूसरे व्यक्ति को इंजरी हो जाती है, तो वो बन जाता है फाइनल एक्ट. तो 4 स्टेजेस क्या हुई? इंटेंशन, प्रेपरेशन, अटेम्प्ट और फाइनल एक्ट. अब हम इसी सिचुएशन में हमने ये भी पढ़ा था कि इनमें से कौन कौन सी स्टेज पनिशेबल है और कौन सी स्टेज पनिशेबल नहीं है. इंटेंशन की अगर हम बात करें, इंटेंशन पनिशेबल नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में, आपके मन में कोई चाहे बुरा थॉट भी है, उसके लिए आपको पनिश नहीं किया जा सकता. दूसरी स्टेज थी प्रेपरेशन. जनरली प्रेपरेशन पनिशेबल नहीं होता है, बट कुछ केसेस में, कुछ सिनेरियोज में हम प्रेपरेशन को भी पनिशेबल करते हैं, जहां पर आप जिस ऑफेंस की तैयारी कर रहे हो बहुत ही सीरियस नेचर का है. जैसे कि अगर आप अपनी देश के खिलाफ लड़ाई करने की तैयारी कर रहे हो, वॉर स्टार्ट करने की तैयारी कर रहे हो, वो एक बहुत सीरियस ऑफेंस है. तो उस ऑफेंस की तो अगर आप चाहे प्रेपरेशन भी कर रहे हो तो भी आपको सजा मिलेगी. उसके बाद अगली स्टेजेस है अटेम्प्ट और एक्ट.
अटेम्प्ट और एक्ट दोनों हमेशा पनिशेबल होते हैं, ये याद रखना। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेज पनिशेबल है और कौन सी पनिशेबल नहीं है, ठीक है। आगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जब तक ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मेंस रिया और एक्टस रिया। अब इनका मतलब क्या है ये भी मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूं। मेंस रिया गिल्टी माइंड, एक्टस रिया मतलब एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ। जब तक ये दोनों चीजें साथ में एग्जिस्ट नहीं करेंगी, हम किसी व्यक्ति को पनिश नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जो व्यक्ति किसी को फांसी पे लटकाता है कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली, क्या हम उसे सजा देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ना तो उसका गिल्टी माइंड है वहां पर और ना उसका एक्ट एक्टस रिया है, उसका एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो कोर्ट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली वो काम कर रहा है, तो उसे सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। अब तो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या हो गए? एक्टस रिया एंड योर मेंस रिया। टाइप्स ऑफ क्राइम भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। टाइप्स, ऑफेंसेस हमारी बॉडी के अगेंस्ट हो सकते हैं, ऑफेंसेस हमारी रेपुटेशन के अगेंस्ट हो सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो सकते हैं, ऑफेंसेस हमारी कंट्री के अगेंस्ट हो सकते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस हैं उनकी बहुत ही वाइड कैटेगराइजेशन है। अब इसी की कंटिन्यूएशन में हम आज देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, कि हमें क्रिमिनल लॉ की जरूरत क्यों है, या किसी भी सोसाइटी में क्रिमिनल लॉ का क्या फंक्शन होता है। फिर हम आईपीसी के बारे में पढ़ेंगे। आईपीसी के बारे में मैंने ब्रीफली आपको पिछली क्लास में भी समझाया था, आज इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। फिर हम सीआरपीसी के बारे में पढ़ेंगे। सीआरपीसी क्या है? आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और आईपीसी क्या है? इंडियन पीनल कोड, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। फिर हम बात करेंगे बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में। फिर हम बात करेंगे कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, यहां पर ओ आएगा। एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, और इनके बेसिस पे फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। जो भी बच्चे आगे फ्यूचर में जाके अच्छे वकील बनना चाहते हैं या जज बनना चाहते हैं, उनको इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जानकारी जरूर होनी चाहिए। या इन जनरल भी कोई भी व्यक्ति किसी डिफरेंट फील्ड में भी जाना चाहता है, तो ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना, ये तो आप डे टू डे लाइफ में भी सुनते हो। तो जब अगर आपको इन चीजों के बारे में पता होगा, तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स समवेयर, ठीक है, ऑन दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, कि हमें क्रिमिनल लॉ की जरूरत क्या है। तो क्रिमिनल लॉ क्या करेगा? आपके दिमाग में क्या आता है क्रिमिनल लॉ सुनते ही? कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पर भी कोई ऑफेंस कमिट करेगा, तो क्रिमिनल लॉ का क्या पर्पस होना चाहिए? कानून सुनते ही क्या आता है कि कोई गलत करेगा तो उसको उसकी सजा मिले। तो क्रिमिनल लॉ का बेसिक पर्पस यही है कि क्राइम्स को रोकना, या कोई क्राइम करता है तो उसे उसके लिए पनिश करना, या ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि लोग ऑफेंस कमिट ना करें या कम से कम कमिट करें, ठीक है। अब ये जो 5 पॉइंट्स हैं, ये क्या है बेसिकली? इसको हम हमारा थ्योरी ऑफ पनिशमेंट्स भी कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट्स, ठीक है। तो ये यहां पर क्या कहता है? सबसे पहला है रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ पनिशमेंट कहती है, एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको। अगर आप लोगों ने कभी सुना हो एन आई फॉर एन आई और ए टूथ फॉर ए टूथ, व्हाट डज इट से? आई फॉर एन आई और टूथ फॉर ए टूथ। पर गांधी जी ने क्या कहा था कि अगर सभी ऐसे, एक तूने मेरी आंख फोड़ी बदले में मैं भी तेरी आंख फोड़ूंगा, ऐसे करेंगे तो सारा समाज अंधा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, हमें वायलेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रेट्रीब्यूशन का जो प्रिंसिपल है वो जनरली क्या कहता है? अगर कोई भी व्यक्ति कोई ऑफेंस कमिट करता है तो बदले में उसको भी उसकी सजा कुछ मिलनी चाहिए। अब मैंने किसी के घर में चोरी की, किसी की चीज चुराई, या किसी को पंच किया, या किसी को बुलेट से हिट किया, या डंडे से मारा, उसको इंजरी हो गई, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने जो भी एक्ट किया उसके और अगले व्यक्ति को जो भी नुकसान हुआ, आई विल गो स्कॉट फ्री और मुझे उसकी कोई सजा नहीं मिलेगी। नहीं, रेट्रीब्यूशन थ्योरी कहती है अगर आपने कोई गलत काम किया, उसकी वजह से किसी को कोई इंजरी कॉज हुई, तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो भुगतने पड़ेंगे। अब वो कैसे हो सकता है? वो आपको जेल में भेज के भी किया जा सकता है कि आपकी सारी फ्रीडम आपसे ले ली जाएगी,
या आपने अगर किसी की डेथ कॉज की है तो आपको भी फांसी के फंदे पे लटकाया जा सकता है। यह है रेट्रीब्यूशन की थ्योरी कि आप गलत करोगे तो बदले में आपको भी वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा, बट वो विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ मिलेगा। ठीक है, कैसे कि अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट किया तो या तो आपको जेल में भेजा जा सकता है, या आपको डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, या आप पे फाइन लगाया जा सकता है। ये कहती है हमारी रेट्रीब्यूशन थ्योरी। ठीक है, अब इसके बाद है डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब है टू स्टॉप या टू कर्ब, या इसको हम लिमिट भी कह सकते हैं, किसी चीज को लिमिट करना या किसी चीज को रोकना, या उसको ताकि वो चीज आगे बढ़े ना, उसको स्टॉप करना, डेटर करना। तो ये किसका काम है? ये हमारे गवर्नमेंट का काम है। हमारे जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, जो हमारी पार्लियामेंट है, उसका प्राइमरी फंक्शन है ये इंश्योर करना कि जो देयर शुड बी डेटरेंस इन द कमिशन ऑफ ऑफेंसेस। डेटरेंस इफेक्ट कैसे क्रिएट होगा? कैसे जो सरकार है वो लोगों के मन में ये भावना पैदा करेगी कि वो कम से कम ऑफेंस कमिट करे। वो कैसे होगा? वो जो हमारे आज के दिन में किसी ऑफेंस की एग्जिस्टिंग पनिशमेंट है, मान लो उसकी पनिशमेंट बढ़ा देंगे। जैसे रिसेंटली 2018 की अमेंडमेंट में क्या हुआ था, क्रिमिनल लॉज में जो हमारे रेप लॉज थे उनकी पनिशमेंट को बहुत ही स्ट्रिंजेंट बना दिया गया। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी का रेप कमिट करता है तो जिस व्यक्ति पे रेप कमिट किया गया है या किया जा रहा है वो उसकी डेथ भी कॉज कर सकता है। तो इस तरीके के जब कानून बनाए जाएंगे उससे फिर हमारी सोसाइटी में एक डेटरेंस इफेक्ट क्रिएट होगा, जिससे लोग क्राइम करते हुए डरेंगे या सोचेंगे दो बार कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि टू स्टॉप और टू डेटर द पीपल फ्रॉम कमिटिंग एनी सॉर्ट ऑफ क्राइम्स। अब इनकैपेसिटेशन क्या है? इनकैपेसिटेशन मतलब अब जिस व्यक्ति ने जब वो ऑफेंस कमिट किया, अब हम उसको ऐसी सिचुएशन में पहुंचा देंगे या ऐसी जगह पर पहुंचा देंगे जहां वो इनकैपेसिटेटेड हो जाएगा, यानी कि इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग एनी ऑफेंस हो जाएगा। यानी कि उसको जेल में बंद कर देंगे, ठीक है, उसको फांसी पे लटका देंगे, या उसको क्या करेंगे, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट दे देंगे कि तुम जेल में तो बंद रहोगे, उसके साथ साथ तुम्हें जेल में रहते हुए काम भी करना पड़ेगा, मजदूरी भी करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से इनकैपेसिटेशन है, मतलब कि उस व्यक्ति को इनकेपेबल कर देना कि वो कोई और ऑफेंस कमिट ना कर पाए। ये भी हमारा वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट है। फिर हम बात करते हैं रिहैबिलिटेशन की। रिहैबिलिटेशन थ्योरी क्या कहती है? जैसे कि जनरली हम क्या कहते हैं, कोई भी इंसान है तो गलती हो सकती है, हम भगवान तो नहीं है ना, तो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। सो दिस थ्योरी recognizes that there is a scope of improvement, कि कोई भी व्यक्ति है, उसने चाहे कुछ गलत भी किया है तो उसको भी सुधरने की या उसको मौका देना चाहिए कि वो अपने आप को इंप्रूव कर सके। अब हो सकता है किसी सिचुएशन में किसी व्यक्ति ने किसी प्रेशर में आके, कि हो सकता है भूख के मारे किसी को बहुत भूख लगी है और वो अपने बच्चों को कुछ खाना प्रोवाइड करना चाहता है, इसलिए उसने पैसे चुराए या इसलिए उसने कहीं से खाना चुराया, तो वो हो सकता है वो उस सिचुएशन में इस तरह था, उसने फर्स्ट टाइम ऐसे किया। तो जो कोर्ट है जब भी ऐसे व्यक्तियों को सजा सुनाएगा तो वो हमेशा जो सर्कमस्टांसेस हैं, किस सिचुएशन में, किन सर्कमस्टांसेस में वो ऑफेंस कमिट किया गया, वो कोर्ट हमेशा ध्यान में रखेगा और इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर उस व्यक्ति को सजा सुनाई दी जाएगी। क्योंकि कोर्ट ये रिकॉग्नाइज करता है, या हमारी सोसाइटी भी कहीं ना कहीं ये जनरली रिकॉग्नाइज करती है कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं कोई ऑफेंस कमिट करता है तो हो सकता है उसके पीछे कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे हो जिससे वो कंट्रोल ना कर पाया हो अपने सेंसेस। ठीक है, तो हमें उसे एक बदलने का मौका जरूर देना चाहिए। अगर चांस है, अगर स्कोप है कि वो एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है, तो वो चांस या वो उसका जो अधिकार है वो हमें उससे नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी एक इंसान ही तो है। तो इसीलिए रिहैबिलिटेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है, that there is always a chance of improvement, there is always a scope of improvement even in a person who has committed offense। चाहे किसी ने कोई अपराध भी किया है उसमें भी हम ये मानते हैं उसमें भी एक सुधार का स्कोप है। ठीक है, इसीलिए आपने अगर देखा हो कि
गुड बिहेवियर के लिए कई बार कई लोगों को जेल से जल्दी बरी कर दिया जाता है कि हाँ जी ये जेल में तो बंद था, पर जेल में रहते हुए इसका कंडक्ट बहुत अच्छा था, इसका बिहेवियर बहुत अच्छा था, और क्योंकि इसने जिंदगी में पहली बार ही कोई ऑफेंस कमिट किया था तो हमें इसको सुधरने का या इसमें बदलाव लाने का इसको अवसर देना चाहिए, और कोर्ट फिर उन केसेस में उस व्यक्ति को जल्दी बरी भी कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिस्टोरेशन। ये जो रिस्टोरेशन की थ्योरी है, दिस इज विक्टिम ओरिएंटेड। अच्छा, विक्टिम ओरिएंटेड क्या होता है? यानी कि विक्टिम कौन होता है? जिसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट होता है, यानी कि जिसके खिलाफ कोई ऑफेंस कमिट किया गया है, जिसको कोई इंजरी हुई है, जिसकी प्रॉपर्टी को कोई इंजरी हुई है, वो व्यक्ति विक्टिम होता है। एक्यूज्ड कौन होता है? एक्यूज्ड वो व्यक्ति होता है जिसने ऑफेंस कमिट किया है, जिसकी वजह से किसी को कोई इंजरी हुई है। ठीक है, तो विक्टिम ओरिएंटेड अप्रोच कौन सी है? हमारी रेस्टोरेशन अप्रोच। तो रिस्टोरेशन अप्रोच क्या कहती है? अभी तक हमने जितनी थ्योरीज की बात की सब में हमने एक्यूज्ड के बारे में बात की। रेस्टोरेशन थ्योरी विक्टिम के बारे में बात करती है कि हाँ, हमने माना कि ऑफेंस कमिट हुआ और हमें, ताकि हमारी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी रहे, लोगों में डर या भय ना हो किसी भी चीज का, ये जरूरी है कि जो व्यक्ति ऑफेंस कमिट करता है, क्राइम कमिट करता है, उसको सजा मिलनी चाहिए। पर जो विक्टिम है उसका क्या? उसके बारे में कौन सोचेगा? तो विक्टिम के बारे में भी हमारी सोसाइटी को, हमारे पार्लियामेंट को, या हमारे जो कानून बनाने वाले लोग हैं उनको विक्टिम्स का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो रिस्टोरेशन थ्योरी कहती है कि जब भी किसी एक्यूज्ड की वजह से, जब भी किसी व्यक्ति की वजह से एक दूसरे व्यक्ति को कोई हानि होती है, तो उसका ये अधिकार है, विक्टिम का ये अधिकार है कि वो कॉम्पनसेशन मांग सके या उसको कुछ कॉम्पनसेशन दी जाए ताकि वो अपने आप को, अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सके, या अगर उसको अपना घर दोबारा बनाना है, मान लो कि किसी की गलती की वजह से किसी का घर ढह गया, तुमने बुलडोजर चला दिया और उसका घर टूट गया, अब जो विक्टिम है उसके पास अधिकार है ये कि वो तुमसे कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। तो रिस्टोरेशन मतलब रिस्टोरेशन ऑफ द विक्टिम, कि विक्टिम ऑफेंस होने से पहले जिस सिचुएशन में था, जिस पोजीशन में था लाइफ में, उसको उसी पोजीशन में दोबारा कर दिया जाए। ये रिस्टोरेशन अप्रोच ऑफ दी और रिस्टोरेशन थ्योरी ऑफ पनिशमेंट हमें कहती है। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद ऑल दीज 5 थ्योरीज। आपको अच्छे से समझ में आ गया है इन 5 थ्योरीज का क्रक्स क्या है। किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। जरा सा भी कहीं पे कोई भी डाउट आता है तो प्लीज डोंट हेजिटेट इन आस्किंग। ऑलराइट, सो ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आईपीसी। तो आईपीसी क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? आईपीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन पीनल कोड। ठीक है, तो इंडियन पीनल कोड, हो सकता है बहुत से बच्चों ने ये पहली बार सुना हो, कई बच्चों ने जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड की है उनको थोड़ा आइडिया भी होगा कि इंडियन पीनल कोड क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको के साथ लास्ट क्लास में डिस्कस करते हुए बताया था, कोई व्यक्ति ऑफेंस कमिट करता है तो कानून का क्या काम है? उसको सजा देना। ठीक है, अब सजा कैसे दी जाएगी? कहां लिखा हुआ है कि इस ऑफेंस के लिए ये सजा मिलेगी? तो जो सबसे पुराना और सबसे जनरल लॉ है हमारा पनिशमेंट का, वो है हमारा इंडियन पीनल कोड। ठीक है, तो जनरल सबसे ऐसा नहीं है। और अच्छा, ये तो आपका होमवर्क का क्वेश्चन भी है, विल कम ऑन टू दिस। और ये कितना पुराना है? इट डेट्स बैक टू 1860। 1860 में आपका ये एक्ट वाज एनेक्टेड, यानी कि जब हमारे देश पे ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, उन्होंने तब इंडियन पीनल कोड बनाया था और उसमें करीब 500 सेक्शंस थे, जिसमें उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस को डिफाइन किया था। ठीक है, उसमें क्या क्या कैटेगरीज थी? उसमें कुछ ऐसी कैटेगरीज थी जहां उन्होंने बताया था व्हाट काइंड ऑफ ऑफेंसेस विल बी देयर व्हिच विल बी कंसीडर्ड अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट क्या ऑफेंस हो सकते हैं? किडनैपिंग हो गया, मर्डर हो गया, रेप हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया, ठीक है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्या ऑफेंस हो सकते हैं? थेफ्ट हो सकता है, रॉबरी हो सकती है, डिकॉइटी हो सकती है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी हो सकता है। ठीक है, फिर है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। हमारी कंट्री के अगेंस्ट क्या क्या ऑफेंस हो सकते हैं? सेडिशन। आप लोगों ने अगर कोई न्यूज अच्छे से थॉरली फॉलो करता है, ये वर्ड जरूर सुना होगा। सेडिशन क्या होता है? जब कोई भी व्यक्ति अपने एक्ट से, अपने यानी कि एक्शन से
या अपने शब्द से ऐसे लोगों में देश के प्रति एनिमिटी की भावना जगाता है, उसे हम सेडिशन कहते हैं और उसको पनिश किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो हमारा इंडियन पीनल कोड है वो वैरायटी ऑफ ऑफेंसेस से डील करता है, ठीक है। और ये कितना पुराना है? डेट्स बैक टू 1860, तो करीब करीब हम इसको कह सकते हैं ये 150 साल पुराना है, ठीक है, या उससे भी ज्यादा, करीब 170 साल पुराना है। अच्छा, तो अब हम मोटे मोटे इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, इट केम इनटू बीइंग इन द ईयर 1860। केम इनटू बीइंग का मतलब है इट केम इनटू फोर्स, और जब ये पूरा बन के कंप्लीट हो गया था और हमारे कंट्री में अप्लाई होने लग गया था। कौन से ईयर में अप्लाई होने लगा था? 1860 में। फिर है इट वाज ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड मैकॉले। तो इसको ड्राफ्ट करने वाला, इसको बनाने वाला व्यक्ति कौन था? इट वाज लॉर्ड मैकॉले। ये याद रखना है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट सेज इट इज अ सब्सटेंटिव लॉ। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट होगा आप लोगों के लिए, सब्सटेंटिव लॉ। अच्छा, इससे पहले हम ये देखें कि आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है, हम ये समझते हैं कि दो तरह के लॉज होते हैं। एक होता है आपका सब्सटेंटिव लॉ और एक होता है आपका प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। तो सब्सटेंटिव लॉ क्या करता है? ये चीजों को डिफाइन करता है, इट डिफाइंस द कॉन्सेप्ट्स, ये कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करता है, ठीक है। ऑल राइट। प्रोसीजरल क्या है? इट लेज डाउन द प्रोसीजर, कि स्टेप्स क्या फॉलो किए जाएंगे, क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। अब आईपीसी हम कह रहे हैं कि वो एक सब्सटेंटिव लॉ है, यानी कि वो चीजों को डिफाइन करता है। किस चीज को डिफाइन करता है? आईपीसी डिफाइंस योर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस, अलग अलग तरह के ऑफेंसेस को डिफाइन करता है। मान लीजिए अगर हम थेफ्ट की बात करें, हम कब कहेंगे कि ऑफेंस ऑफ थेफ्ट हैज बीन कमिटेड? तो जैसे कि हमारा आईपीसी कहता है, थेफ्ट हमेशा एक मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, ठीक है, एक हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की थेफ्ट होगी विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर, विदाउट कंसेंट ऑफ ओनर। तो यहां पर सबसे पहले टेकिंग, कि आप कोई चीज ले लेते हो और वो क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर, ठीक है, आउट ऑफ हिज पोजेशन। तो ये एलिमेंट्स कहां दिए गए हैं? ये एलिमेंट्स इंडियन पीनल कोड में दिए गए हैं कि जब तक ये चारों कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी हम किसी को थेफ्ट के लिए पनिश नहीं कर सकते। यानी कि थेफ्ट मीन्स टेकिंग समवन्स मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी लेके चल देना, ले जाना, जो कि किसी और व्यक्ति को बिलोंग करती है बिना उस व्यक्ति की कंसेंट के, ठीक है। तो तभी हम कहेंगे कि हम तभी किसी व्यक्ति को थेफ्ट के लिए पनिश करेंगे। ये तो एक ऑफेंस हो गया। ऐसे जितने भी ऑफेंसेस हैं, करीब 500 ऑफेंसेस उसमें आईपीसी में बताए गए हैं, अलग अलग तरह के। ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्या क्या ऑफेंस होंगे, स्टेट के अगेंस्ट क्या ऑफेंस होंगे, कॉइन्स से रिलेटेड क्या ऑफेंस होंगे। तो ये सब कहाँ बताए गए हैं? हमारे इंडियन पीनल कोड में बताए गए हैं। तो क्योंकि हमारा इंडियन पीनल कोड चीजों को डिफाइन करता है, उन्हें एक्सप्लेन करता है, इसलिए हम उसे सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। अब प्रोसीजरल लॉ हम आगे सीआरपीसी में मैं आपको बताऊंगी कि हम सीआरपीसी को प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। तो सब्सटेंटिव लॉ हमारे पास आईपीसी हो गया और प्रोसीजरल लॉ हमारे पास कौन सा हो गया? सीआरपीसी हो गया, ठीक है। तो सीआरपीसी में क्या है? बेसिकली सीआरपीसी का मतलब है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। वी आर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड जो जिसमें हम सीआरपीसी के बारे में ही बात करेंगे। पहले हम थोड़ा आईपीसी को समझ लेते हैं। अच्छा, तो अगला कहता है इट प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस।
यानी कि जो हमारा इंडियन पिनल कोड है वो अलग अलग तरह के ऑफेंसेस की पनिशमेंट के बारे में बताता है कि कौन कौन से ऑफेंस की क्या पनिशमेंट होगी, क्या सजा दी जाएगी, क्या सिर्फ उस व्यक्ति को फाइन लगा के छोड़ दें या उसको जेल में भेजें, और अगर उसको जेल में भेजेंगे तो उसको कितने समय के लिए भेजें, 2 साल, 10 साल, 14 साल, 20 साल, या लाइफ सेंटेंस उसको अवॉर्ड करें, यानी कि जितने साल वो जिंदा है वो जेल में ही रहेगा, या डेथ पेनल्टी। ये सारी सजा कहां दी गई है? ये सारी सजाएं हमारे इंडियन पिनल कोड में डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए प्रोवाइड की गई है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है, जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। दिस इज योर होमवर्क। इज आईपीसी द ओनली लॉ विच प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस? अब जिन बच्चों ने लास्ट क्लास अटेंड की है उनको जरूर इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि क्या हमारे देश में आईपीसी ही एक ऐसा लॉ है जो ऑफेंसेस को पनिश करता है। और इसके साथ इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए आपको मुझे कुछ ऐसे लॉज के एग्जांपल्स देने हैं जिनके तहत क्या हम कोई और ऑफेंसेस को पनिश कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, सो दिस वे आई होप यू हैव अंडरस्टूड आईपीसी। अब हम बात करते हैं सीआरपीसी के बारे में। सो सीआरपीसी स्टैंड्स फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, एंड इट केम इनटू फोर्स in 1973 and it is a procedural law। और कौन कौन से प्रोसीजर्स इसमें डिफाइन किए गए हैं ये हमें बताता है इन्वेस्टिगेशन के बारे में, इंक्वायरी के बारे में और ट्रायल के बारे में, और फिर सेंटेंसिंग के बारे में भी। तो इसमें अलग अलग तरह के प्रोसीजर्स बताए गए हैं। तो सबसे पहली चीज सीआरपीसी स्टैंड्स फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब हमने ये तो देख लिया इंडियन पिनल कोड हमें ये बताएगा कौन से ऑफेंस के लिए कितनी सजा दी जाएगी, बट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या करेगा? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बताएगा हमने किस व्यक्ति को कैसे ट्राई करना है। सबसे पहले कोई भी ऑफेंस कमिट होता है तो क्या चीज होती है? एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कि जी ऐसी ऐसी फलानी जगह पे एक ऑफेंस कमिट हो गया है। फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बनती है, फाइनल रिपोर्ट बनती है जो कि मजिस्ट्रेट को प्रेजेंट की जाती है। मजिस्ट्रेट फिर देखेगा कि हाँ क्या अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हुई है नहीं हुई है, या क्या लगता है किन लोगों ने क्या ऑफेंस कमिट किया है। उसके बेसिस पे मजिस्ट्रेट एक चार्जेस फ्रेम करता है, यानी कि वो आपके अगेंस्ट चार्जेस लगाता है आप पे कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि तुमने ये ऑफेंस कमिट किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। अब इसके बाद ट्रायल चलता है जहां पर जिस व्यक्ति पे एलिगेशन लगे हैं वो अपने एविडेंस रखेगा और जो स्टेट है वो अपने एविडेंस रखेगा, और दोनों फिर आपस में अपने एविडेंसेस को प्रेजेंट करेंगे और कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ट्रायल जो है उसका कंक्लूजन हमेशा या तो कन्विक्शन होता है, यानी कि इफ अ पर्सन इज फाउंड गिल्टी तो उसे जेल में भेज दिया जाएगा, और इफ ही इज नॉट गिल्टी तो उसे एक्विट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये क्या है? सेंटेंसिंग है। तो ये अलग अलग ट्रायल, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, कितने दिन में कंप्लीट होनी चाहिए, ट्रायल कैसे चलेगा, कैसे जो मजिस्ट्रेट है यहाँ हमारे जजेस हैं एविडेंस कैसे लेंगे, कौन से कोर्ट में आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने जा सकते हो, अगर आपकी कंप्लेंट की आपकी एफआईआर की सुनवाई नहीं होती है तो आपके पास क्या रेमेडी है, ये सारी चीजें आपकी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बताई गई है। ठीक है, इसके बाद नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इट केम इनटू फोर्स इन 1973। हमारा जो सबसे नया, ऐसा नहीं कि 1973 से पहले हमारे पास कोई प्रोसीजर कोड नहीं थे, क्योंकि आप कहोगे आईपीसी तो 1860 में आ गया, ये 1973 की बात कर रही है मैम, तो इन सब के बीच प्रोसीजर क्या फॉलो कर रहे थे हम? ऐसा नहीं है, तब हमारे पास प्रोसीजरल कोड्स नहीं थे, बट उन प्रोसीजरल कोड्स को समय अनुसार उनमें अमेंडमेंट्स किए गए, उनमें चेंजेस किए गए, और जो सबसे लेटेस्ट हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो 1973 का है, जो हम आज के दिन भी हमारे देश में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउ इट इज अ प्रोसीजरल कोड। आईपीसी क्या था? सब्सटेंटिव लॉ। सीआरपीसी क्या है? इट इज अ प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ क्यों है?
बिकॉज इट टॉक्स अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसीजर्स। क्या क्या प्रोसीजर्स? इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है, ओके ये रब हो गया है, जस्ट अ सेकेंड। इंक्वायरी के बारे में बताता है, और ट्रायल के बारे में बात बताता है, और सेंटेंसिंग के बारे में बताता है। इनके बारे में डिटेल में, इन्वेस्टिगेशन कौन कंडक्ट करेगा, कैसे कंडक्ट की जाएगी, इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें कहाँ बताई गई हैं, हमारे सीआरपीसी में बताई गई हैं। सो आई होप आपको बेसिक आइडिया हो गया है कि आईपीसी का क्या क्या काम है और सीआरपीसी का क्या काम है, और कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से अलग तो हैं, बट दोनों का इक्वली इंपॉर्टेंस है, यानी कि हम ना तो अकेले आईपीसी से आगे चल सकते हैं, ना सीआरपीसी को लेके आगे बढ़ सकते हैं। जब तक ये दोनों चीजें साथ में मिलके काम नहीं करेंगी, हमें जस्टिस प्रिवेलिंग सिस्टम नहीं मिलेगा। यानी कि हमें आईपीसी की भी जरूरत है और हमें सीआरपीसी की भी उतनी ही जरूरत है। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अब इसमें सबसे पहले तो हम बेल को समझते हैं। बेल क्या होता है? बेल से पहले हमें अरेस्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने अगर कोई टीवी सीरीज देखी हो, कोई मूवी देखी हो, न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, अपने फ्रेंड से सुना हो, तो क्या सुना होगा? कोई व्यक्ति अरेस्ट हो गया, उसने कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया है। तो बेल क्या समझते हो आप बेल से? कि कोई व्यक्ति अरेस्ट हो गया है, यानी कि वो पुलिस कस्टडी में है, यानी वो जेल में बंद है, वो डिटेंशन में बंद है। अब उसको बरी होना है, उसको रिलीज होना है उस कस्टडी से, तो वो बेल के लिए अप्लाई करेगा। तो अरेस्ट क्या है? अरेस्ट मींस जो आपका फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम टू मूवमेंट है, वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब आप अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा नहीं सकते। तो उस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको दिया गया है राइट टू बेल। बेल का क्या मतलब हुआ फिर? सिंपल सा, बेल मींस रिलीज फ्रॉम कस्टडी, मतलब पुलिस कस्टडी से बरी होना। बेल का मतलब यह है कि आपको अरेस्ट किया गया था किसी भी वजह से, हो सकता है पुलिस को लगा हो आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है, या आपके अगेंस्ट कोई ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, इसलिए आपको जेल में बंद किया गया है। इन सब केसेस में आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो कोर्ट में, क्योंकि आप कहोगे अभी तक मैं दोषी तो नहीं पाया गया, मेरे खिलाफ सिर्फ कोर्ट में ट्रायल ही चल रहा है ना, कोर्ट ने फैसला तो नहीं दिया कि मैं दोषी हूं, तो मैं दोषी नहीं हूं, तो तुम मुझे जेल में कैसे बंद कर सकते हो? तो इसलिए मेरा अधिकार है कि जब तक वो कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, आई हैव द राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। तो सिंपल, अरेस्ट है, किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, किन्हीं भी कारणों से वो जेल में बंद है, वो बरी होना चाहता है, तो वो कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करेगा। ठीक है, तो बेल का आई होप ये समझ में आ गया। अब एक जनरल रूल है, बेल एंड नॉट जेल। अब इसका क्या मतलब है, बेल एंड नॉट जेल? ये किसने दिया था? ये हमें कॉन्सेप्ट दिया था एक हमारे पुराने जस्टिस रहे हैं, जो जस्टिस कृष्ण अय्यर। यानी कि बेल जनरल रूल है, जेल नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। जैसे मेरे पास भी अधिकार है, मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकती हूँ, एक सिटी से दूसरी सिटी में जा सकती हूँ, कहीं पर भी रिजाइड कर सकती हूँ। जब आपने मुझे जेल में बंद कर दिया तो आपने मेरा राइट रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो मेरे पास अधिकार है टू राइट टू एंजॉय द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो उस राइट को इंश्योर करने के लिए जरूरी है कि मुझे कस्टडी से रिलीज किया जाए। अब बेल की अगर हम बात करें, इसलिए हम कहेंगे कि बेल देना जनरल परसेप्शन होना चाहिए कोर्ट का, क्योंकि कोर्ट की ड्यूटी है लोगों के अधिकारों को, उनके हितों को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अब बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की अगर हम बात करें, दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। लेट्स ड्रॉ अ चार्ट हियर। बेलेबल, नॉन बेलेबल। अब अगर हम बेलेबल ऑफेंसेस की बात करें, तो यहां पर जिस ऑफेंस के लिए आपको अरेस्ट किया है पुलिस ने, अगर वो सीरियस नेचर का नहीं है, यानी कि आपने कोई छोटा मोटा ऑफेंस कमिट किया है, यानी कि आपने कोई छोटी मोटी चीज की चोरी की है, या आपने किसी को धक्का दिया था उसको इंजरी हो गई, छोटा सा लेस सीरियस ऑफेंस है, तो उसके लिए आपको बेल
ग्रांट की जा सकती है, और वहां पर जो आपका बेल का अधिकार है वो आपके पास एज ए मैटर ऑफ राइट है, यानी कि वो आपका अधिकार है। और ये हमें कहां बताया गया है कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा नॉन बेलेबल है, ये हमें सीआरपीसी में बताया गया है। सीआरपीसी हमें बताता है कौन कौन से, सॉरी आपका इंडियन पिनल कोड जो है वहीं पर ही साथ में हर ऑफेंस के साथ ये बताया गया है कि थेफ्ट का ऑफेंस बेलेबल है नहीं है, कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है, ये हम आगे पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। तो हर ऑफेंस की जो कैटेगराइजेशन है वो हमें आईपीसी में दी गई है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल होगा कौन सा नॉन बेलेबल होगा। अब बेलेबल ऑफेंस में क्या होगा, आपका अधिकार है कि आप कस्टडी से रिलीज होना चाहते हो तो आप अप्लाई करोगे कोर्ट के पास या उस पुलिस ऑफिसर के पास जिसने आपको अरेस्ट किया है। अब उसको आपको रिलीज करना पड़ेगा क्योंकि ये आपका अधिकार है। बेलेबल ऑफेंस में ये हम लिख सकते हैं राइट टू बी released on bail as matter of right, यानी कि ये आपका राइट है, ये आपका अधिकार है। यहां पर हम लिख सकते हैं इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अब अगर कोई सीरियस नेचर का ऑफेंस कमिट हुआ है, यानी कि आपने कोई मर्डर कमिट किया है, अब वहां पर क्योंकि आपने इतना सीरियस ऑफेंस कमिट किया है तो स्कोप है या चांस है कि आप अगर रिलीज कर देंगे आपको कस्टडी से तो आप फिर से कोई ऑफेंस कमिट कर सकते हो। तो उन केसेस में हम उनको नॉन बेलेबल ऑफेंस कहेंगे। ऐसा नहीं है उसमें आपको बेल नहीं मिलेगी, बेल उनमें भी मिलेगी, मिल सकती है, बट अगर कोर्ट चाहेगा तो, यानी कि एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। यहां पर बेल आपका अधिकार नहीं है, यहां पे बेल आपको तभी मिलेगी अगर कोर्ट को लगता है कि आपको रिलीज करने पे सोसाइटी को कोई खतरा नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं दिस इज फॉर लेस सीरियस ऑफेंसेस, और यहां पे मोर सीरियस ऑफेंसेस। जब कोई बहुत ही सीरियस ऑफेंस कमिट हुआ है उसे हम नॉन बेलेबल कहेंगे। और बेलेबल में आपको बेल कौन दे सकता है, पुलिस भी दे सकती है जिसने आपको अरेस्ट किया है, और मैजिस्ट्रेट यानी कि कोर्ट भी आपको दे सकता है, और यहां पर सिर्फ आपको कोर्ट ही बेल ग्रांट कर सकता है। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस में जिस व्यक्ति को रिलीज करना है कस्टडी से ये उसका अधिकार है कि उसको रिलीज किया जाए। नॉन बेलेबल में ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि आपको रिलीज करना है या नहीं। बेलेबल में लेस सीरियस ऑफेंसेस इंक्लूडेड होते हैं, नॉन बेलेबल में मोर सीरियस ऑफेंस इंक्लूड होते हैं। बेलेबल में कौन रिलीज करता है, पुलिस या मजिस्ट्रेट, और नॉन बेलेबल में कौन रिलीज करता है, कोर्ट। ठीक है, सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड बेलेबल और नॉन बेलेबल का कॉन्सेप्ट क्या है। Now with this let's move further. Cognizable and non-cognizable offense. अब जैसे मैंने आपके साथ अरेस्ट की बात करी, अगेन फिर से हम अपनी टीवी सीरीज या मूवीज पे जाते हैं। अब अगर आपने किसी मूवी में देखा हो तो क्या होता है, पुलिस वाले किसी के घर उसको अरेस्ट करने जाते हैं और वो बड़े टशन में कहता है क्या तुम वारंट लेके आए हो, तुम मुझे अरेस्ट कैसे कर सकते हो। तो ये वारंट क्या है, ये जो वारंट का सिनेरियो है यही इन ऑफेंसेस को कैटेगराइज करता है। ठीक है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जहां कहीं पर भी पुलिस को किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है और उस अरेस्ट के लिए अगर उसे वारंट लेना पड़ेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। और अगर पुलिस किसी ऑफेंस के लिए बिना वारंट के भी आपको अरेस्ट करने आ सकती है तो वो ऑफेंस कौन सा होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस। मैं दोबारा बताती हूं, आई विल राइट इट डाउन फॉर यू। तो कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, इनमें सारा वारंट का ही है सिनेरियो, वेरी सिंपल। हियर वी कैन से पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। यहां पे पुलिस बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है, यहां पर वारंट इज नीडेड। अब वारंट कौन देगा, कोर्ट। वारंट इज नीडेड फ्रॉम कोर्ट टू मेक अ अरेस्ट। अब किसी को अगर अरेस्ट करना है उसके लिए आपको कोर्ट से वारंट पहले लेना पड़ेगा। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अब क्या हम इसमें और लिख सकते हैं, इट इज फॉर
more serious offenses, ये लेस सीरियस ऑफेंसेस के लिए होता है। इसका एग्जाम्पल देती हूं मैं अब आपको। मान लो पुलिस को लगता है कि आपने किसी का मर्डर किया है या किसी का रेप किया है। अब ये क्या है, सीरियस ऑफेंस है। अब क्योंकि ये सीरियस ऑफेंस है तो यहां पर जो पुलिस है आपको बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। तो ये कौन से ऑफेंस हुएंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस। यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस ऑफेंसेस के केस में आता है, जो ज्यादा सीरियस नेचर के होते हैं, ज्यादा क्रिटिकल नेचर के होते हैं, वहां पर पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है। नॉन कॉग्निजेबल में क्योंकि वो लेस सीरियस नेचर के होते हैं, वहां पर वारंट इज नीडेड फ्रॉम कोर्ट टू मेक अ अरेस्ट। वेरी सिंपल। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल में वारंट नहीं चाहिए, नॉन कॉग्निजेबल में वारंट चाहिए जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है। ठीक है, अब इसके बाद नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस, दैट इज कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो सबसे पहले तो ये कंपाउंडिंग का मतलब समझते हैं। व्हाट इज कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस? अगर आप लोगों को सिंपल भाषा में समझाऊं मैं, कंपाउंडिंग क्या होता है। कंपाउंडिंग होता है जब दोनों पार्टीज आपस में समझौता कर लेती हैं। ठीक है, तो बेसिकली कंपाउंडिंग में क्या है, मान लो दो गुटों में लड़ाई हुई, दो ग्रुप्स में लड़ाई हुई, इनको भी इंजरी हुई और इनको भी इंजरी हुई। अब इन दोनों ने कोर्ट में एफआईआर करा दी, ए ग्रुप ने बी ग्रुप के अगेंस्ट, बी ग्रुप ने ए के अगेंस्ट। अब कोर्ट में इनके खिलाफ केस चलने लगा। इन्हें लगा कोर्ट में तो यार बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा ऐसे, और हमारी आपस में ऐसी कोई दुश्मनी भी नहीं है, वाई नॉट सेटल द डिस्प्यूट, क्यों ना हम डिस्प्यूट को सेटल कर लें। तो कंपाउंडिंग मींस सेटलिंग ऑफ डिस्प्यूट। जहां पर आप इस केस को खत्म करना चाहते हो, वहां पर दोनों पार्टीज आपस में मिलके इस केस को सेटल कर सकती हैं। ठीक है, इस केस को खत्म कर सकती हैं। ठीक है, अब कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में क्या डिफरेंस है? तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की स्पेशलिटी है, दे कैन बी कंपाउंडेड बाय द विक्टिम। विक्टिम कौन? जिस व्यक्ति को इंजरी हुई है, वो खुद ये कह देगा कि हाँ मुझे थोड़ी बहुत ही चोट लगी थी, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, मैं इस डिस्प्यूट को यहीं सेटल कर लेता हूं, मुझे कोर्ट के चक्कर काटने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो हो गया हमारा कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो ये कौन से केसेस में अलाउड होता है? लेस सीरियस ऑफेंस। जब जो ऑफेंस कमिट हुआ है बहुत ही स्लाइट नेचर का है, जैसे कि चोरी चकारी हुई है या आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया था, उसके बेसिस पे कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस आपका क्या कहता है? इट सेज दे कैन बी कंपाउंडेड बाय द कोर्ट ओनली। ठीक है, can be compounded with the permission of court। यानी कि यहां पर अगर आपको ऑफेंस को सेटल डाउन करना है तो यहां पर कोर्ट की परमिशन लेना बहुत जरूरी है। तो यहां पर हमारे मोर सीरियस नेचर के ऑफेंसेस आ गए। ठीक है, अब ये डिफरेंस क्यों है, क्यों यहां पर कोर्ट की परमिशन लेना जरूरी है? क्योंकि हो सकता है अब मान लो किसी ने किसी पे मर्डर का अटेम्प्ट किया या रेप का जो अटेम्प्ट किया बट वो कमिट नहीं हो पाया, एक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। बट हो सकता है एक पार्टी ऐसी सिचुएशन में हो कि वो दूसरी पार्टी की कंसेंट को डोमिनेट कर सकता हो, यानी कि एक कोई हायर स्टेटस
हायर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से है और एक लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से है जो विक्टिम है। तो जो हायर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से है अक्यूज्ड व्यक्ति, वो विक्टिम को सप्रेस कर सकता है कि मैंने तुम्हारे अगेंस्ट ऑफेंस कमिट किया है, तो अगर तुम्हें शांति से इस सोसाइटी में रहना है तो तुम इसको वापस ले लो या इसको कंपाउंड कर दो। तो ऐसी सिचुएशंस को दूर करने के लिए, विक्टिम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उन पे किसी भी तरीके का कोई दबाव ना बनाया जाए, सर्टेन काइंड ऑफ ऑफेंसेस में, यानी कुछ सीरियस ऑफेंसेस में हमने परमिशन ऑफ कोर्ट का जो फैक्टर है वो बीच में इंट्रोड्यूस किया है। वो किन ऑफेंसेस में इंट्रोड्यूस किया है? जहां पर ऑफेंसेस का नेचर कैसा है? सीरियस नेचर है। ठीक है, सो यू मस्ट मेमोराइज दिस। क्यों हमें कई केसेस में कंपाउंडिंग बाय कोर्ट किया है, यानी कि कोर्ट की परमिशन के बिना उनकी कंपाउंडिंग नहीं होगी। तो अब कंपाउंडिंग का इफेक्ट क्या होता है? कंपाउंडिंग का ये इफेक्ट होता है कि जो आपका डिस्प्यूट है इट गेट सेटल्ड डाउन, यानी कि अब वो डिस्प्यूट खत्म हो गया है, इट हैज बीन कंप्लीटली सेटल्ड बिटवीन द पार्टीज एंड इट हैज कम टू एन एंड। अब कंपाउंडिंग आई होप सबको समझ में आ गया है। किसी को कोई भी डाउट है कंपाउंडिंग से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी एड्रेसिंग योर डाउट्स देयर ओनली। अब इसके बाद आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, वो है इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। सॉरी, अब जैसे कि मैंने आपको सीआरपीसी में बताया कि सीआरपीसी प्रोसीजर्स के बारे में बात करता है, तो उसमें दो प्रोसीजर थे, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। अब ये दोनों शब्द आप लोगों ने सुने भी होंगे, इन्वेस्टिगेशन शब्द भी सुना होगा और ट्रायल शब्द भी सुना होगा। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन जो होती है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी ऑफेंस कमिट होता है तो सबसे पहली चीज क्या होती है? एफआईआर रजिस्टर कराई जाती है पुलिस में। एफआईआर रजिस्टर करने से क्या होता है? पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। तो इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज कंडक्टेड बाय या डन बाय पुलिस। इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस करती है, कोर्ट नहीं करता इन्वेस्टिगेशन, पुलिस करती है। और उस इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या होता है? क्यों करते हैं वो इन्वेस्टिगेशन? इसका पर्पस होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का क्या है? इट इज द पर्पस। ठीक है, क्योंकि जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, एविडेंस इकट्ठा नहीं करेगी, तो वो कोर्ट में कैसे फाइनल रिपोर्ट प्रेजेंट कर पाएगी? तो बेसिकली होता क्या है? एफआईआर रजिस्टर होती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है पुलिस के द्वारा, और पुलिस क्या है, फिर जब निष्कर्ष पे पहुंचती है तो वो एक फाइनल रिपोर्ट बनाती है, और फिर उस फाइनल रिपोर्ट में वो लिखती है कि उसके हिसाब से क्या ऑफेंस कमिट हुआ है, किन लोगों ने ऑफेंस कमिट किया है, और क्या जो व्यक्ति है उसके अगेंस्ट किस तरह की इंजरी कॉज हुई है। और ये फाइनल रिपोर्ट फिर वो किसको सबमिट करते हैं? कोर्ट को। ठीक है, अब कोर्ट में जब ये सबमिट कर दी जाती है रिपोर्ट, तो इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के बीच का स्टेप होता है एक इंक्वायरी। अब जो कोर्ट है, जब उसको ये रिपोर्ट मिल जाएगी इन्वेस्टिगेशन की, तो वो इस पे इंक्वायरी करेंगे कि क्या इन्वेस्टिगेशन सही हुई है, क्या इसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई, क्या ये ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई है। और अगर कोर्ट को लगता है कि इसमें और भी लोगों के नाम जुड़ने चाहिए थे, या इसमें और भी ऑफेंसेस ऐड होने चाहिए थे, या इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई, तो कोर्ट इस इन्वेस्टिगेशन को दोबारा कंडक्ट करने के लिए भी ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद इंक्वायरी होती है, देन वी कम ऑन टू ट्रायल। अब ट्रायल कौन करता है? ट्रायल इज ऑलवेज कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट और जज। अब बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगी मजिस्ट्रेट और जज के बीच में। तो मजिस्ट्रेट और जज दोनों का काम एक ही है, ट्रायल कंडक्ट करना। बट जो हमारे लोअर कोर्ट्स में जजेस बैठते हैं उनके लिए हम टर्मिनोलॉजी मजिस्ट्रेट यूज कर लेते हैं, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, चाहे वो हमारे सीजेएम हो यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जज हैं या उससे हायर लेवल्स पर है यानी कि हाई कोर्ट है या हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, वहां पर हम उनके लिए टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जजेस। सो यू हैव नथिंग टू बी वरीड अबाउट, ये दोनों का काम एक ही है, बस दोनों व्यक्तियों को अलग अलग लेवल ऑफ कोर्ट्स में नाम अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, अब कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट एंड जज। अब इसका पर्पस क्या है? जो ट्रायल है इसके दो ही रिजल्ट्स होते हैं, या तो एक होगा कन्विक्शन
और एक्विटल, यानी कि जब भी किसी एक व्यक्ति का ट्रायल होगा तो उसका रिजल्ट, फाइनल कोर्ट का काम क्या करना है, ये पता करना कि क्या वो व्यक्ति गुनहगार है या नहीं है। अगर वो गुनहगार है, अगर वो गिल्टी है, तो वो कन्विक्शन होगी, यानी कि उसको सजा दी जाएगी। और अगर वो गिल्टी नहीं है तो उसे एक्विट कर दिया जाएगा, यानी कि उसका एक्विटल हो जाएगा। अब कन्विक्शन जो है, कन्विक्शन पे भी किस किस तरह की सजा दी जा सकती है। कोर्ट या तो उसे जेल में भेज सकता है कुछ टर्म के लिए, 5 साल 10 साल, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि जितने साल वो जिंदा रहेगा उसको जेल में ही बिताने पड़ेंगे, वो सजा भी उसे दी जा सकती है। या डेथ पेनल्टी की सजा दी जा सकती है, यानी कि उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा, या उसको फाइन लगाकर भी छोड़ा जा सकता है। ठीक है, सो ये कुछ पनिशमेंट्स हैं जो जो जजेस हैं वो अवॉर्ड कर सकते हैं। अब अलग अलग लेवल ऑफ कोर्ट्स के पास अलग अलग पावर्स हैं। कुछ 2 साल तक की सजा दे सकते हैं, कुछ फांसी की सजा सुना सकते हैं, बट हाई कोर्ट जब तक कंफर्म नहीं करेगा उसको फांसी नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से अलग अलग लेवल ऑफ कोर्ट्स पे अलग अलग सजा उनकी डिफाइन की गई है हमारे सीआरपीसी में। आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछना बच्चों, ठीक है। नो, नथिंग टू बी वरीड अबाउट, वेरी इजी टॉपिक। चलो जी अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से आईपीसी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सच नहीं है। इट वॉज ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड मैकॉले, दिस इज ट्रू। इट केम इन टू बीइंग इन 1860, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इट इज अ सब्सटैंटिव लॉ, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ये, यानी कि इट इज अ प्रोसीजरल लॉ, दिस इज नॉट ट्रू। सो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आईपीसी सब्सटैंटिव लॉ है, वो चीजों को डिफाइन करता है। सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ है क्योंकि वो प्रोसीजर ले डाउन करता है। ठीक है, वेरी सिंपल। इन्वेस्टिगेशन फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस इज कंडक्टेड बाय होम। इन्वेस्टिगेशन कौन कंडक्ट करता है, अभी पढ़ा हमने प्रीवियस स्लाइड में, इट इज कंडक्टेड बाय द पुलिस। बी इज द राइट आंसर। इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, और उसे कंडक्ट कौन करता है, इसे कंडक्ट करती है पुलिस। वेरी सिंपल। नेक्स्ट वी हैव पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। किन केस में पुलिस जो है बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल। ऑफ कोर्स वेरी सिंपल, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। नॉन कॉग्निजेबल में कोर्ट से परमिशन लानी पड़ेगी, कोर्ट से वारंट लाना पड़ेगा अरेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एम्पावर्ड टू कंपाउंड ऑफेंस। इनमें से किसके पास पावर नहीं है ऑफेंस को कंपाउंड करने की। विक्टिम कर सकता है, हाँ जी कर सकता है। कोर्ट कर सकता है, यस। एक्यूज कर सकता है, नहीं। तो इसका आंसर आएगा सी। सी इज द राइट आंसर। मैंने ये ऑफेंस कमिट किया और मैं ही उसको सेटल कर दूं, क्या ये सही है, क्या ये नेचुरल जस्टिस है, नहीं। तो उसको सेटल 2 ही व्यक्ति कर सकते हैं ब्रॉडली, या तो विक्टिम या कोर्ट। एक्यूज्ड कभी नहीं सेटल कर सकता। एक्यूज्ड कौन होता है, जिसपे एक्यूजेशन लगी है कि तुमने ये ऑफेंस कमिट किया है, तो जिसपे एलिगेशन लगी है वो कंपाउंड नहीं कर सकता। सी इज द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑफेंस कोर्ट हैज द डिस्क्रिशन टू ग्रांट अ बेल। यानी कि कोर्ट की मर्जी से बेल मिलेगी, वो कौन से केस में होता है, नॉन बेलेबल में। बेलेबल में कोर्ट की डिस्क्रिशन नहीं होती, कोर्ट को बेल देनी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है, अब वो आपको बेल दे या ना दे, वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसके बेसिस पे व्यक्ति को बेल दी जाती है। ओके, विच थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इज एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ। ठीक है, ये कौन से प्रिंसिपल से, ये जो हमने सबसे पहले थ्योरी पढ़ी थी, कौन सी थ्योरी थी, रेट्रीब्यूशन थ्योरी। सो रेट्रीब्यूशन थ्योरी टॉक्स अबाउट योर प्रिंसिपल ऑफ आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर टूथ। वेरी सिंपल। नाउ इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस ओनली पुलिस कैन ग्रांट बेल, पुलिस भी दे सकती है, कोर्ट भी दे सकता है, बोथ कैन ग्रांट बेल। सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो क्रिमिनल लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी, आई होप सबको समझ में आ गए होंगे, सबको याद भी हो गई होंगी साथ के साथ। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सीआरपीसी। सीआरपीसी से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। क्या वो सब्सटेंटिव लॉ है, नहीं। क्या वो प्रोसीजरल लॉ है, यस। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1860, नो, क्योंकि ये 1973 में आया था। इट डिफाइंस ऑफेंसेस, नो, ये तो प्रोसीजर बताता है हमें। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है,
नेक्स्ट इज हु कंडक्ट्स अ ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, ट्रायल कौन करता है? कोर्ट में जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं या जजेस हैं। सो मजिस्ट्रेट, जज, बोथ, नन। सो सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऐसे हमेशा आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ना चीजों को इंटर रिलेट करना है। अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है तो ट्रायल कौन कर रहा है? जज और मजिस्ट्रेट, ठीक है। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? बेलेबल ऑफेंसेस आर जनरली लेस सीरियस इन नेचर, दिस इज ट्रू। Non-bailable offenses are of serious nature, this is also true. Non-compoundable offenses are of serious nature, true. इसीलिए तो यहाँ पे कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है क्योंकि ये सीरियस नेचर के होते हैं। डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। सो इस तरीके से वी आर डन विद दी क्वेश्चंस ऑल्सो। तो जो मैंने आज के लिए आपको होमवर्क दिया है उसका जरूर आंसर देना है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में। आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। Homework का question I'll repeat once again. The question was, is IPC the only statute which provides for punishment of the offenses? कि क्या IPC ही एक ऐसा कोड है जो हमारी कंट्री में ऑफेंसेस को डिफाइन करता है या ऑफेंसेस के बारे में बात करता है? आपका सवाल हाँ है या ना है, इसके साथ आपको एक और चीज का आंसर करना है। अगर आप कहते हो कि नहीं यही नहीं है तो आपको मुझे कुछ और ऐसे स्टैट्यूट्स के नाम बताने हैं जो ऑफेंसेस को पनिश करते हैं, ठीक है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस वे वी आर डन विद CRPC एंड IPC। इन द अपकमिंग क्लास इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास जिसमें हम एविडेंस लॉ के बारे में बात करेंगे। एविडेंस होता क्या है? तो प्रूफ और एविडेंस, बहुत लोग सोचते हैं प्रूफ और एविडेंस एक ही चीज है, बट ये दोनों अलग चीजें हैं, इनका डिफरेंस हम समझेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन क्या होती है, यानी कि किन लोगों के बीच की कम्युनिकेशन जो है, जो बातचीत है, वो कभी कोर्ट में डिस्कस नहीं की जा सकती, वो कैसी सिचुएशंस होती हैं वो भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर हमारे ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, किस तरह के एविडेंस हम कोर्ट में दे सकते हैं, कौन से एविडेंस हम कोर्ट में नहीं दे सकते हैं, ये सब चीजें भी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो इसी के साथ मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ होमवर्क के लिए। आप सभी को मुझे ये बताना है, जैसे मैंने आपको बताया IPC किसने ड्राफ्ट किया था? लॉर्ड मैकॉले ने। आपको मुझे ये बताना है कि जो एविडेंस एक्ट है हमारा वो किसने ड्राफ्ट किया। प्लीज टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी गिविंग यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द अपकमिंग सेशन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू ऑल एंजॉयड टुडेज क्लास। अगर किसी को कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, आई विल बी आंसरिंग योर डाउट्स। होमवर्क के क्वेश्चंस का आंसर जरूर देना, मैं आपके रिस्पॉन्स का इंतजार करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन। आई होप यू ऑल हैव एन अमेजिंग डे अहेड। थैंक यू।